धान की फसल से बम्पर पैदावार लेने के लिए धान की फसल में हमें पहले खाद के रूप में कौन कौन सी खादों को डालना चाहिए, जिससे कि किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है वो शुरुआती अवस्था से ही अच्छी खासी ग्रोथ लेकर के चले। उसमें कल्लों की संख्या दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसके साथ साथ कल्लों की संख्या अच्छी आएगी किसान भाइयों, तो हमारा जो धान का पौधा है वो अच्छी तरीके से विकसित करके हमें उससे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार तरीके से पैदावार मिलने वाली है। तो इसके बारे में किसान भाइयों हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए धान की खेती संबंधित सभी छोटी बड़ी जानकारियाँ जो है निरंतर लाते रहते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल में पहले खाद के रूप में हमको उन्हीं पोषक तत्वों को अपने धान की फसल में डालना चाहिए जिनकी आवश्यकता दोस्तों शुरुआती अवस्था में हमारी धान की फसल को होती है। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं, उनको जानकारी का अभाव होता है और वो जो है बहुत सारे उर्वरक जो है शुरुआती अवस्था में दोस्तों पहले खाद के रूप में डाल देते हैं, जिससे कि किसान भाइयों उनको फ़ायदा होने के बजाय काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को मिल जाता है। ऐसे में किसान भाइयों हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धान की रोपाई के समय पर हमने कौन कौन से पोषक तत्वों को अपने धान की फसल में डाला था। अगर किसान भाइयों आपने अपने धान की फसल में रोपाई के समय पर सिर्फ डीएपी डाली थी, उसके अतिरिक्त दोस्तों दूसरे खाद को नहीं डाला था, यदि आपने दूसरे साथ नाइट्रोजन का उपयोग किया था, तो किसान भाइयों सबसे पहला खाद आपको इस समय पर इस्तेमाल करना है वो करना है धान की रोपाई के लगभग 20 दिन के बाद में जिंक सल्फेट। अगर किसान भाइयों रोपाई के समय पर आपने जिंक सल्फेट नहीं डाला तो वैसे डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिंक डीएपी के साथ नहीं चलता है और शुरुआती समय में किसान भाई डीएपी ज़्यादा उपयोग करते हैं तो रिएक्शन कर जाता है, काम नहीं करता। तो जिंक को जब आप अपने खेत में डालेंगे तो जो पौधा होता है उसकी पत्तियों का हरा भरापन हमेशा बना रहता है। साथ ही में किसान भाइयों जिंक सल्फेट डालने से हमारी जो धान की फसल की पैदावार होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों हमारे धान की फसल की जड़ों का विकास के लिए, उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए दोस्तों जिंक सल्फेट जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। और इससे दोस्तों हमारी जो धान की फसल होती है उसमें खैरा नामक रोग भी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो पहले खाद के रूप में दोस्तों आपको जिंक सल्फेट का उपयोग ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए। उसके बाद ही में किसान भाइयों जब आपकी धान की फसल जो है 25 से लेकर के 30 दिन के अंदर की हो जाए, इस समय पर किसान भाइयों आपको जो दूसरी खाद के रूप में इस्तेमाल करना है वो करना है यूरिया का। यूरिया में किसान भाइयों नाइट्रोजन 46% पाया जाता है, जिसको डालने के बाद में किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है उसमें कल्लों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगती है। हमारी जो धान की ग्रोथ होती है दोस्तों वो भी बहुत ही तेज़ी के साथ दोस्तों बढ़ना शुरू कर देती है। तो किसान भाइयों जब धान की फसल 30 से लेकर के 40 दिन के आसपास की हो जाए उस समय पर धान की फसल में दोस्तों कल्लों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है और इस समय पर किसान भाइयों हमारे धान के पौधे को नीड होती है नाइट्रोजन की। उसके लिए आपको यूरिया डालना है दोस्तों। यूरिया की मात्रा आपको किसान भाइयों लगभग 30 से लेकर के 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी होगी। इतनी यूरिया किसान भाइयों पर्याप्त होती है हमारे धान की फसल के लिए। इसको अगर आप इस समय पर डालेंगे दोस्तों पहले खाद के रूप में, तो आपके धान की फसल में किसान भाई जो कल्लों की संख्या होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों जो हमारे धान की बढ़वार होगी वो भी बहुत ही तेज़ी के साथ दोस्तों होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमारी जो धान की फसल है किसान भाइयों वो शुरुआती अवस्था ही लहलहाती हुई चलेगी, हरी भरा होकर के चलेगी। इसके बाद किसान भाइयों अगर आपके धान के रोपाई के समय पोटाश नहीं डाला था किसान भाइयों, तो धान की रोपाई के लगभग 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पर जो है आप एमओपी पोटाश का भी उपयोग ज़रूर कर सकते हैं किसान साथियों। इसकी मात्रा आपको जो है दोस्तों 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए और इसका बिखराव भी दोस्तों आपको करवा देना चाहिए। किसान भाइयों जो एमओपी पोटाश होता है साथियों उसका जो कार्य होता है वो शुरुआती अवस्था से लेकर के दोस्तों धान की फसल में बाली भरने तक जो है बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कार्य करता है, क्योंकि किसान भाई जो हमारे धान की फसल होती है उसको शुरुआती अवस्था में दोस्तों पोटाश की आवश्यकता भारी मात्रा में होती है और आगे चल कर किसान भाई जो हमारी धान की फसल में जब बालियाँ बनती है तो उसमें जब दाने का भरा होता है तो दानों के में जो चमक आती है दोस्तों, तो जब दाने का भरा होता है वो मोटे वजनदार और चमकदार दाने का भराव जो होता है दोस्तों पोटाश के कारण ही होता है। और हमारे खेत का जो टेम्परेचर है वो भी पोटाश डालने के बाद दोस्तों नॉर्मल बना रहता है, बराबर बना रहता है। तो शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों पहले खाद के रूप में आपको पोटाश भी ज़रूर डालना चाहिए। इसका रिजल्ट भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार देखने को आपको मिलेगा किसान साथियों। इसके अतिरिक्त किसान साथियों आपको जो है किसी भी उल जलूल खादों को या कीटनाशकों को बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों खादों को डालने के बाद दोस्तों आपको धान के पौधे की जो नीड होती है सोतियों उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके साथ साथ आप एक जो है धान की फसल में पूरे धान के दोस्तों जो ड्यूरेशन होता है उसके बीच में आप 2 बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र को भी डाल सकते हैं, जैसे कि सागरिका या बायोविटा। एक तो रोपाई से 10 से 15 दिन बाद डाल सकते हैं, एक फिर दोस्तों जब बालियाँ आ रही हों उससे थोड़ा पहले डाल सकते हैं।
यदि अब 2 तरीके से डलवा देते हैं दोस्तों, बालियाँ आने से पहले आप स्प्रे करवा करके डलवाइए, क्योंकि दानेदार में फिर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों शुरुआती समय में आप दानेदार डलवा दीजिए 6 किलोग्राम, सागरिका 210 किलोग्राम और बायोटा 6 किलोग्राम। इसके अलावा स्प्रे में जब आप बालियाँ आने पर डालेंगे तो 500 ml प्रति एकड़। यदि आप इतना कार्य कर लेते हैं अपने धान की फसल में तो 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ आपकी धान की फसल शानदार कल्लों को फूटा होगा, पौधे हरे भरे रहेंगे, जड़ों का विकास बहुत ही तेजी से होगा और एक शानदार उत्पादन आप अपने धान की फसल से निकाल पाएंगे पिछले वर्ष के मुकाबले। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।